हल्की रोशनी में एक झोपड़ी के सामने बैठा वीरू पत्थर को छेनी और हथौड़े से तराश रहा है। उसकी आंखों में उम्मीद है, लेकिन चेहरा थका हुआ है। पास ही उसकी माँ बैठी है, आंखों में चिंता है। माँ, फिर से दरार आ गई इस मूर्ति में। लगता है इस पत्थर का भी मन नहीं है कोई आकार लेने का। बेटा, पत्थर का मन नहीं होता, तेरी लगन होती है। तू हार मत मान। भगवान ने तुझे हाथों में हुनर दिया है। बस वक्त का इंतजार कर। वक्त? माँ, वक्त तो निकलता जा रहा है और मेरा हुनर धूल खा रहा है। वीरू अपनी कुछ मूर्तियां लेकर बाजार जाता है। लोग देखते हैं लेकिन कोई खरीदता नहीं है। तभी एक दुकानदार वीरू के पास आता है। अरे वीरू, फिर मूर्ति लेकर आ गया? पहली बार भी कोई खरीद नहीं पाया। छोड़ दे ये काम, कोई ढंग का काम कर ले। ढंग का काम यही है मेरे लिए, पत्थरों में जान डालना। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ऐसे ही दिन भर में वीरू की कोई भी मूर्ति नहीं बिकती। वीरू थका हारा घर वापस लौटता है। वीरू अकेला पत्थरों के पास बैठा होता है। तभी वहां पर गौरी आती है, जो गांव के सरपंच की बेटी है। वीरू, गौरी, तुम यहाँ? कुछ कहना था। बाबूजी ने मेरे लिए रिश्ता तय किया है। ठाकुर साहब का बेटा। अगले हफ्ते देखने आ रहे हैं वो। तो क्या तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं अपने पिता को मना नहीं कर सकती। उन्होंने पूछा है क्या कोई और है, और अगर है तो वो खुद आकर बात करे। मैं सरपंच से? हाँ वीरू, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो आओ, हिम्मत दिखाओ। मुझे तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे फैसले से भरोसा चाहिए। मैं आऊंगा गौरी, मैं जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर गौरी वहां से चली जाती है, लेकिन वीरू ऐसे ही परेशान खड़ा रह जाता है। अगले दिन गौरी के घर यानी सरपंच जी के घर जाता है। वीरू सरपंच के सामने खड़ा है, गंभीरता से बात कर रहा है। गौरी दूर से सुन रही है। सरपंच जी, मैं जानता हूं कि मैं गरीब हूं, लेकिन मेरी नीयत बहुत साफ है। मैं गौरी से प्रेम करता हूं और उससे विवाह करना चाहता हूं। तू एक मूर्तिकार मेरे घर की लक्ष्मी को पत्थरों के बीच रखेगा क्या? मैं उसे दिल में रखूंगा सरपंच जी। आज के समय में दिल में नहीं बल्कि घर में जगह चाहिए होती है। मैं अपनी बेटी की शादी एक ही शर्त पर तुमसे कर सकता हूँ। कौन सी शर्त? अगर तू 1 महीने में 1000 सोने की मुद्राएं कमा कर लाता है तो मैं मान जाऊंगा, वरना मेरी बेटी की बात दोबारा मत करना। ये बात सुनते ही गौरी वहां आ जाती है। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? 1000 मुद्राएं? ये कैसी शर्त है आपकी? क्यों, ये तुमसे प्यार करता है ना, तो शर्त भी ये पूरी कर सकता है। सरपंच जी, मुझे ये शर्त मंजूर है। गौरी, जैसे तुम्हें और मुझे एक दूसरे पर भरोसा है, वैसे ही मुझे अपने कर्मों पर भरोसा है। मैं इस शर्त को जरूर स्वीकार करता हूँ। ऐसा कहकर वीरू अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। वो अपने घर पहुंचकर अपनी मूर्तियों के टुकड़ों को देखते हुए अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसके बाद वीरू की माँ बोलती है। बेटा, ये क्या कर बैठा तू? 1 महीने में 1000 मुद्रा? माँ, या तो मैं अपने सपने जीऊंगा या मरूंगा, पर डरूंगा बिल्कुल नहीं। वीरू पूरी रात बिना रुके काम करता है। कई बार मूर्तियां टूट जाती हैं, कोई सांचे में नहीं आती, लेकिन वो बिना रुके काम करता रहता है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहां वीरू कुछ मूर्तियां बनाकर तैयार कर चुका होता है, लेकिन वो बढ़िया नहीं होती हैं। वो उन मूर्तियों को बाजार बेचने के लिए लेकर जाता है। मूर्तियां ले लो, मूर्तियां, अच्छी अच्छी मूर्तियां, बच्चों की बड़ों की प्यारी मूर्तियां, मूर्तियां ले लो, अच्छी अच्छी मूर्तियां। वीरू ऐसे ही काफी घंटों तक आवाज लगाता रहता है ग्राहकों को, लेकिन कोई भी ग्राहक उससे मूर्ति खरीदने नहीं आता। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वीरू के पास कोई खरीदार नहीं आता। तभी एक बूढ़ा भिखारी बहुत बुरी तरह से थका हुआ वहां पर आता है। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा, मेरी पूरी कमाई बस 5 रुपए है, वो भी इस एक मूर्ति से मिली है। अगर मैं तुम्हें दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा? बेटा, मैं कई दिनों का भूखा हूँ और मेरी कोई मदद भी नहीं कर रहा। हाँ, अगर मैं आज खाना नहीं खाया तो शायद मैं कल मर जाऊंगा। क्या तुम मेरा साथ एक सौदा कर सकते हो? ये क्या मजाक है? बेटा, ये मजाक नहीं है। मुझे ये 5 रुपए दे दो, बदले में ये छेनी और हथौड़ी ले लो, पुराने जमाने की चीज है। ठीक है बाबा, ये 5 रुपए ले लीजिए।
बाकी मेरे पास तो पहले से ही छेनी हथौड़ी है, मैं आपकी ये छेनी हथौड़ी का क्या करूंगा? नहीं बेटा, ये 5 रुपए ऐसे ही मुफ्त में नहीं ले सकता हूं मैं, तुम ये छेनी हथौड़े अपने पास रखो। ऐसा कहकर वो भिखारी वीरू को छेनी हथौड़ी देकर उसके बदले 5 रुपए ले लेता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वीरू की मूर्तियां ना बिकने के कारण वो भी अपने घर चला जाता है और दोबारा से कुछ अलग तरीके से मूर्तियां बनाने की कोशिश करता है। वीरू जब नए औजार से काम करता है तो मूर्ति जैसे खुद ब खुद आकार ले लेती है। उसकी हाथ में बहुत स्पीड आ जाती है, लेकिन मूर्तियां वैसी बनती हैं जैसे वो जीवित हो। एक के बाद एक मूर्ति बनती चली जाती है, जिसे देखकर वीरू कहता है, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? हाँ खैर छोड़ो, पहले तो मैं इन मूर्तियों को जाकर बेच आता हूँ। ऐसा कहकर वीरू अपने द्वारा बनाए गए सभी मूर्तियों को बाजार में ले जाता है और बेचना शुरू करता है। बाजार में जैसे ही वो मूर्तियों को लगाता है, लोग उसकी मूर्तियों की ओर खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। भैया, ये गणेश जी की मूर्ति कितने की है? 50 रुपए की है भैया। अब ये ले लो, बहुत सस्ता है ये। हाँ, सस्ता भी है और सुंदर भी है। ठीक है, मुझे ये गणेश जी की और ये दुर्गा माँ की एक एक मूर्तियां दे दो और ये लो 100 रुपए। जी ये लीजिए आपकी मूर्ति। ऐसे ही एक के बाद एक ग्राहक वीरू के पास आने लगते हैं। अरे वीरू, ये तूने बनाई है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, ये मैंने ही बनाई है बिरजू भैया। शायद अब पत्थरों ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया है। इसके बाद बिरजू भी उसकी दुकान से मूर्तियां खरीद लेता है। सुबह से शाम तक वीरू की सारी मूर्तियां बिक जाती है और वो अपने घर आकर अपनी माँ से सारी बात बताता है। माँ, आज तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ बेटा? माँ, आज मेरी सारी मूर्तियां बिक गई और सबसे कमाल की बात ये थी कि आज जो भी मूर्ति मैंने बनाई है उसमें से कोई भी मूर्ति नहीं टूटी। सभी मूर्तियों में मानो अपने आप जान आ गया हो। हाँ, लग रहा है उस ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। ये सब भगवान की लीला है। हाँ माँ, आप सच कह रहे हो। और हाँ, जब से मैंने ये पुरानी वाली छेनी हथौड़ी से मूर्ति बनाना शुरू किया है, तभी से ये चमत्कार हो रहा है। लग रहा है कि वो भिखारी बाबा स्वयं भगवान के भेजे हुए कोई दूत थे। ये भी हो सकता है बेटा। अब बस तुम अपनी मंजिल पर ध्यान दो। जी माँ, आज में ही मैंने 20 सोने की मुद्रा के बराबर काम कर लिया है। अब मुझे 980 सोने की मुद्रा और कमानी है। ऐसा कहकर वीरू फिर से मूर्ति बनाने में लग जाता है और अब वीरू के द्वारा बनाई गई मूर्तियां तुरंत से ही बिक जाती हैं। हर गांव मोहल्ले में बस वीरू का ही नाम छा जाता है। कल तक जो उसे नालायक समझते थे, आज वीरू को एक अच्छे मूर्तिकार के रूप में जानने लगे थे। एक दिन, क्या आप ही हो वो मूर्तिकार जिनकी मूर्तियों की चर्चा हर कोने में हो रही है? हाँ सेठ जी, मैं ही हूँ। बताइए ना, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मुझे मेरे महल के प्रवेश द्वार के लिए खास मूर्ति चाहिए, ऐसी मूर्ति जो जीवित लगे। अगर तुम बना सको तो मैं तुम्हें उसके बदले 2000 सोने की मुद्राएं दूंगा। ये सुनकर वीरू कुछ देर सोच में पड़कर फिर से बोलता है, सेठ जी मैं बना दूंगा, लेकिन इसे बनाने के लिए मुझे पूरे 7 दिन चाहिए। राज सेठ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अगले 7 दिनों तक वीरू ने पूरी लगन, तपस्या और अपनी जादुई छेनी हथौड़ी से काम किया। हर वार के साथ वो पत्थर में जीवन भरता गया। 7वें दिन जब मूर्ति पूरी हुई तो देखने वाले देखते ही रह गए। ये एक योद्धा की मूर्ति थी, जिसके चेहरे पर गर्व, आंखों में तेज और शरीर में शक्ति झलकती थी। 7वें दिन राज सेठ आता है और वो मूर्ति देखते ही 2000 सोने की मुद्राएं गिनकर दे देता है। बहुत खूब हुनर है तुम में, नौजवान। जी शुक्रिया। वीरू ने आंखें बंद करके ऊपर देखा। धन्यवाद उस रहस्यमय बूढ़े इंसान को जिसने मुझे ये जादुई छेनी हथौड़ी दिया। इस तरह वीरू मन ही मन उस बूढ़े भिखारी का शुक्रिया अदा करता है और अगली सुबह होते ही वो सरपंच के घर जाता है और अपने साथ एक थैली भी लेकर जाता है जिसमें 1000 सोने की मुद्राएं थी। सरपंच जी, आपने कहा था ना कि अगर मैं 1 महीने में 1000 मुद्राएं कमा लूं तो आप मुझे अपनी बेटी गौरी का हाथ दे देंगे। सरपंच ने थैली खोली। सोने की चमक से उसकी आंखें चौंधिया गई। वो कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। वीरू, तूने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मैंने तुझे नीचा समझा, पर तू तो मिट्टी से सोना निकालने वाला निकला। मेरी बेटी का हाथ आज से तेरा है। गौरी दूर खड़ी थी, आंखों में आंसू और मुस्कान के साथ थी। मैं जानती थी तुम आओगे। वीरू ने न केवल अपना प्रेम पाया, बल्कि समाज में अपनी पहचान भी बनाई। और ये सब उस छेनी हथौड़ी से शुरू हुआ था, जो शायद
खुद किस्मत की पहचान थी। वाह माँ जी, आज तो मजा ही आ गया। क्या शानदार पार्टी थी। हाँ, और तूने उनका घर देखा, जैसे कि किसी राजघराने की कोठी हो। सच में बहुत ही बड़ा घर था। मैं तो उनके ठाट बाट देखकर ही दंग रह गई। वैसे मैंने भी उनके सामने कोई कम दिखावा नहीं किया। मैंने ऐसे जताया कि जैसे हम भी बहुत अमीर हैं और रईसों वाली जिंदगी जीते हैं। बिल्कुल सही किया माँ जी आपने। वैसे मेनका आंटी बोल रही थी कि वो हमारे घर पर आएंगी, लेकिन मैंने बहाना बनाकर उन्हें मना कर दिया। आप तो जानती हैं कि हमारा घर कैसा है। हाँ हाँ, पता है मुझे। ऐसे ही बात करते हुए शोभा और उसकी बहू मेघा घर आ जाती हैं। दरअसल ये कहानी है शोभा की, जो अपनी अमीरी का झूठा दिखावा करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती थी। वो आए दिन अपनी बहू के साथ कभी किसी पार्टी तो कभी शॉपिंग जाया करती थी, ताकि वो अपने अमीर होने का सबूत लोगों को दे सके। एक दिन की बात है, शोभा अपने छोटे बेटे नकुल से उसी की शादी की बात छेड़ देती है। बेटा, मैं तो तुझे बोल बोल कर थक गई हूँ कि तू अब शादी कर ले, लेकिन तू है कि मेरी बात ही नहीं मानता। अरे माँ, शादी कर लूंगा, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अभी मुझे ये सब लफड़े में मत डालो प्लीज। और वैसे भी इस कलयुग के जमाने में सही लड़की मिलना बड़ा मुश्किल है, आप जानते हो ना। अरे बेटा, तू मुझे एक बार बोल, मैं तेरी शादी के लिए लड़कियों की लाइनें लगा दूंगी, लाइनें। और रही बात सही लड़की की, तो वो तो हमारे घर को देखकर ही उनके हाव भाव से समझ जाएंगे कि उनके घर वाले कैसे हैं और लड़की कैसी है। वैसे माँ, आपकी बात में दम तो है। चलिए अब मुझे जाने दीजिए, मैं देर हो रहा हूँ, है ना, मुझे ऑफिस पहुंचना है। ऐसा कहकर नकुल वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी वहां पर शोभा की बड़ी बहू मेघा आ जाती है और अपने घर को चारों तरफ से देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारा घर देखकर तो कहीं से लगता ही नहीं कि हम थोड़े बहुत भी अमीर हो। क्यों ना अपने घर में थोड़ा बहुत सुधार ही कर ले। वैसे भी हमें आगे देवर जी की शादी भी तो करनी है। मेघा बहू, बोल तो तू सही रही है, लेकिन इसके लिए तुम्हारे ससुर जी से मुझे बात करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। शोभा इस बारे में अपने पति नरेश, बड़े बेटे आलोक और छोटे बेटे नकुल के साथ बैठकर इस बारे में बात करती है। तभी नरेश कहता है, भाई, घर की हालत देखकर तो मेरा भी मन करता है कि नया घर बनवा लूं। पर पिताजी, नया घर बनवाने के लिए कम से कम 40-50 लाख रुपए लग जाएंगे, और वो सब कहां से आएगा। हाँ, अभी तो हमारी इतनी कमाई ही नहीं हो रही है। अरे नया घर ना सही, इसी घर में तो कुछ सुधार कर ही सकते हो ना। माँ ठीक कह रही है पिताजी, हमारा घर अंदर और बाहर दोनों जगह से बहुत पुराना है। मैं तो अपने दोस्तों तक को बुलाना नहीं चाहता हूँ। अगर यही बात है तो मैं अपने फिक्स डिपॉजिट तोड़वा कर करीब 3 लाख निकलवा लेती हूँ। फिर तो 1 लाख का जुगाड़ मैं भी कर लूंगा पिताजी। इतने में घर के अंदर का तो हिस्सा सुधर ही जाएगा। रही बात बाहर की, तो कभी और देख लेंगे। नरेश जैसे ही ये कहता है, घर को अंदर से सुधार कर बनाने का काम शुरू हो जाता है। घर में मरम्मत के साथ डिजाइनर टाइल्स, शानदार पर्दे और सोफे के अलावा डाइनिंग टेबल इत्यादि सब आ जाते हैं। इस तरह से कुछ ही दिनों में नरेश का घर अंदर से अमीरों और बाहर से गरीबों के घर जैसा दिखने लगता है। इस पर शोभा और मेघा को कुछ राहत तो मिलती है। माँ जी, अब हम बाहर से भले ही गरीब दिख रहे हो, पर अंदर से तो अमीर हम हो ही गए हैं। मैं कुछ समझी नहीं बहू। अरे माँ जी, मेरा मतलब है कि हमारा घर भले ही बाहर से गरीबों का घर दिखता हो, पर अंदर से तो अमीरों जैसा ही दिखता है ना। हाँ, ये तो है। ऐसे ही समय बीतता है और कुछ दिन बाद शोभा की कुछ सहेलियां उसके घर आती है। अरे शोभा बहन, तुम्हारा घर तो सच में अंदर से बहुत ही शानदार है। बाहर से तो ये किसी गरीब के झोपड़ी से कम नहीं लगता। हाँ बहन, हाँ, इस बात में तो कोई भी संदेह नहीं है। अगर कोई भी तुम्हारा घर बाहर से देखता है तो वो तुम्हें फटीचर से कम नहीं समझेगा, लेकिन जब वो अंदर आएगा तो उसकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। अरे सुमित्रा बहन, मेनका बहन, तुम हमारी तारीफें कर रही हो या बेइज्जती, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा। अरे बहन, इसे तुम अपनी तारीफ ही समझो। हम तुम्हें गरीब थोड़े ना कह रहे हैं, हम तो तुम्हें बस बाहर से गरीब कह रहे हैं, लेकिन तुम तो अंदर से हो तो बिल्कुल अमीर। अच्छा, छोड़ो इन सभी बातों को। मुझे तुमसे एक काम था। क्या तुम्हारी नजर में कोई परिवार है?
जो पैसे पर ना मरता हो और अपनी बेटी की शादी किसी गरीब से भी करने के लिए तैयार हो। अरे भला ये कैसी बात हुई? अरे दरअसल मेरे छोटे बेटे नकुल को ऐसी लड़की चाहिए जो पैसों पर ना मरती हो, जो घर बार से भी ज्यादा इंसान को अहमियत देती हो। तुम्हें तो पता ही है मेरे बेटे के बारे में। हाँ हाँ मुझे पता है। वैसे मेरे पास एक ऐसा रिश्ता है। रुको, ये देखो मेरे मोबाइल में, ये रही लड़की की फोटो। इसका नाम राधिका है। बहुत ही संस्कारी लड़की है और इसे मैंने कई बार गरीबों की मदद करते हुए भी देखा है। शायद इनके परिवार वाले भी सही ही होंगे। अगर ऐसी बात है तो शादी की बात चलाइए ना इनसे। ठीक है, क्यों नहीं। ऐसा कहकर सुमित्रा और मेनका वहां से चली जाती हैं। उसी रोज जब नकुल अपने ऑफिस से घर आता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो किसी आदमी से लड़ रही होती है। ओ मिस्टर, इस पपी को कुछ हो जाता तो? ये बेजुबान जानवर बोल नहीं सकते तो तुम क्या इनके ऊपर अपनी बाइक ही चढ़ा दोगे? तुम में जरा से भी शर्म, थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची क्या? सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही स्पीड में आ रहा था, इसीलिए मेरा बैलेंस खो गया। आइंदा से ध्यान रखूंगा कि मेरी वजह से किसी जानवर को तकलीफ ना हो। ठीक है दीदी। गुड, जाओ और थोड़ा आराम से बाइक चलाना। वहीं थोड़ी दूर से नकुल ये सब सारा दृश्य देख रहा था। यार ये कितनी अच्छी लड़की है यार, एक बेजुबान जानवर के लिए उस आदमी से लड़ गई। सच में अगर ऐसी लड़की मुझे मिल गई तो मैं तो उससे तुरंत शादी कर लूंगा। ऐसा कहकर नकुल वहां से घर आ जाता है। घर पर आते ही उसकी माँ शोभा उसकी शादी की बात छेड़ देती है और उस लड़की की तस्वीर दिखाती है। अरे माँ, ये क्यों नकुल, तू इसे जानता है क्या? माँ जी, मुझे तो कुछ यहाँ अलग ही गड़बड़ घोटाला दिख रहा है। अरे नहीं माँ, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात ये थी कि इसके बाद नकुल अपनी माँ और भाभी को आते समय घटना के बारे में सब कुछ बताता है। दरअसल ये वही लड़की होती है जिससे नकुल की शादी की बात चल रही थी। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो इसी लड़की से तेरी शादी होगी। इस तरह समय बीतता है और कुछ दिनों में नकुल और राधिका की शादी हो जाती है। राधिका अपने ससुराल आने लगती है। जब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो वो नकुल के घर को बाहर से देखकर हैरान रह जाती है। ओह गॉड, ये क्या, मेरा ससुराल इतना गरीब। घर को बाहर से देखकर तो यही लगता है कि अंदर सिर्फ गरीबी के अलावा और किसी चीज के दर्शन नहीं होंगे। अब क्या सोचने लगी राधिका, अंदर चलो ना। हाँ बहू, हाँ, अब बाहर खड़ी रहकर घर को ऐसे ना देखो, घर को अंदर से भी देख लो। सास के ये कहने पर राधिका घर के अंदर प्रवेश करती है। घर के दरवाजे पर उसकी जेठानी उसका गृह प्रवेश करती है। जैसे ही राधिका घर के अंदर का नजारा देखती है तो वो बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है। अरे ये क्या, बाहर से गरीब दिखने वाला ससुराल और अंदर से तो बड़ा ही अमीर दिख रहा है। देवरानी जी, आप बताओ ससुराल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा दीदी। राधिका काफी पढ़ी लिखी और समझदार थी, पर उसके समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर उसका ससुराल बाहर से इतना गरीब और अंदर से इतना अमीर कैसे दिख रहा है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन इस बारे में वो अपने सास ससुर से पूछती है, जिस पर उसके सास ससुर सारी बात उसे बता देते हैं। जिस पर राधिका कहती है, माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं और नकुल जी भी जॉब करेंगे और जल्दी ही हमारा घर बाहर से भी अमीरों वाला घर लगने लगेगा। क्यों बाबूजी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बहू, मुझसे जो बना वो मैंने कर दिया, अब जो करना है वो तुम करो। हाँ, तुम्हारी सास और जेठानी से जरूर कहूंगा कि वो अमीरों की तरह दिखावा करना छोड़कर अमीर बनने की कोशिश करे। ये बात सुनकर मेघा और शोभा को ये समझ में आ जाता है कि नरेश बिल्कुल सही कह रहा है। जी, आज से मैं अपने दिखावे पर कम ध्यान दूंगी और मैं भी। तो फिर हमें सचमुच का अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सब मिलजुल कर कमाएंगे और इस घर को बाहर से भी अमीर बनाएंगे। और इस तरह से सभी मिलजुल कर एक साथ मेहनत करते हैं। नकुल और राधिका भी अब जॉब करते हैं और पैसे कमाते हैं। धीरे धीरे करके पूरा परिवार पैसे इकट्ठा करता है और अपने घर को बनवाता है। कुछ ही दिनों में राधिका का ससुराल बाहर और अंदर दोनों तरफ से अमीर बन जाता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।